नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं सेमीफाइनल की। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की नहीं, वहां भी सेमीफाइनल हो रहा है वानखेड़े में और भारत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मैं सियासी सेमीफाइनल की बात कर रहा हूं जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है। राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी है, लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करने वाला हूं क्योंकि 70 सीटों पर अभी मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 20 पर हो चुका है, कुल मिलाकर 90 सीटें हैं और 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की। और 17 तारीख को, आज से 2 दिन बाद, वहां पर जनता जनार्दन अपने मत का इजहार करेगी, बटन दबाने वाली। तो इस सेमीफाइनल में कौन कहां खड़ा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। 230 जमा 70 यानी कि 300 सीटें। लोकसभा में अगर आप देखें, सेमीफाइनल की क्योंकि बात कर रहा हूं, फाइनल में यह 40 सीटों का पुट है, जिनमें बीजेपी 37 सीटें जीत गई थी 40 में से 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इस बार वोटर का मूड क्या है, माहौल क्या है इन 2 राज्यों में, इसकी वानगी आपके सामने हम पेश करेंगे। अब धुआंधार प्रचार जो हो रहा था, प्रचार का जो शोर था, वो थम गया है। 5 बजे मध्य प्रदेश में, 6 बजे छत्तीसगढ़ में। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी और ईवीएम में कैद हो जाएंगे नतीजे। 3 दिसंबर को वो पिटारा खुलेगा। तो जोर किस तरह से लगाया गया, इसकी एक वानगी आपको देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने 7 दिन प्रचार किया मध्य प्रदेश में, 15 जिलों में, 14 रैली, 1 रोड शो। अमित शाह बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं। 6 दिन का प्रचार, 13 जिलों में, 17 रैली, 2 रोड शो, 2 मंदिर में दर्शन करने भी गए। योगी आदित्यनाथ एक और स्टार प्रचारक हैं, 4 दिन का प्रचार किया, 14 रैलियां की, 2 रोड शो किए। जबकि राहुल गांधी ने 5 दिन का प्रचार किया, 10 जिलों में, 10 रैली और 2 रोड शो किए। और प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने 6 दिन का प्रचार किया, 9 जिलों में, 10 रैली और 1 रोड शो। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां 5 दिन का प्रचार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, 5 जिलों में, 5 रैली की, 2 मंदिरों में दर्शन किए। अमित शाह 5 दिन का प्रचार, 9 जिलों में, 11 रैली की। राहुल गांधी ने 5 दिन का प्रचार किया, 10 जिलों में, 10 रैलियां की। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 दिन का प्रचार किया, 5 जिलों में, 4 रैली और 1 रोड शो। रायपुर में एक बड़ा रोड शो कल उन्होंने किया था। तो अब इसमें ताल कैसे ठोकी जा रही है? अमित शाह कह रहे हैं कि 2 काम होंगे मध्य प्रदेश में, बीजेपी जीतती है, एक तो हमारी सरकार बन जाएगी और एक 2024 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सेमीफाइनल के नतीजे फाइनल के नतीजों को भी प्रभावित करेंगे, ये मैं नहीं, बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह कहते पाए गए हैं। और यहां पर हिंदुत्व की गूंज आने वाले दिनों में, इन चुनावों के बाद भी सुनाई देगी, इसकी वानगी भी साफ समझ में आती है जब अमित शाह ने ही कहा कि देखिए छत्तीसगढ़, तो ये छत्तीसगढ़ में कहा, भगवान राम का ननिहाल है और 550 साल बाद आपका भांजा अपने स्थान पर फिर बैठने जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास किया है, अब प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। तो ये बात साफ होती जा रही है। और गारंटीज को लेकर कोई फर्क ही नहीं है बीजेपी और कांग्रेस में, उस पर मैं आता हूं। लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतना घूम रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मानो खुद ही एमएलए उम्मीदवार हैं। और एमएलए उम्मीदवार की अगर हम बात करें
तो 7 सांसदों को बीजेपी ने उतार दिया है मध्य प्रदेश के रण में। इसमें 3 मंत्री भी हैं। 4 सांसद उतार दिए हैं छत्तीसगढ़ में भी। और बीजेपी सामूहिक नेतृत्व के सहारे चुनाव लड़ रही है। चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का और बाकी सामूहिक नेतृत्व, यानी कि मौजूदा मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश में नहीं पेश किए गए। ये मैं शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूं। डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर छत्तीसगढ़ में पेश नहीं किया जा रहा है। यह बड़ा दांव खेल रही है बीजेपी। उल्टा भी पड़ सकता है। जबकि कांग्रेस, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में और कमलनाथ मध्य प्रदेश में, वो शत्रपों के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत भिड़ाती दिख रही है। ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच। और ये लोकसभा की लड़ाई में भी क्या एक बड़ा फैक्टर बनेगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी लगातार ये पूछती है मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास चेहरा कौन सा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। भूपेश बघेल पर महादेव ऐप से, उनके प्रमोटर्स से 508 करोड़ रुपए के लेन देन का आरोप लगा रहा है ईडी। एक लाइन में लगा वो, पर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनता दिखा। पर ये बीजेपी को भी लीलता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में नरेंद्र तोमर के बेटे देवेंद्र तोमर का एक वीडियो और उन पर आरोप लगाने वालों के वीडियो भी पिछले कुछ दिनों में वायरल हो रहे हैं। और वो 18 से 21 करोड़ से लेकर 200 करोड़ की बात नहीं, अब 10,000 करोड़ की भी बातें होने लगी हैं। तो ये ईडी की कार्रवाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, ये कितना बड़ा फैक्टर बनेगा। और कांग्रेस वो तो एकजुट होती दिख रही है, पार्टी एकजुट हो रही है दोनों ही जगह, लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव वो तंज भरी भाषा और बहुत ही ऐसे शब्दों का भी अब वो इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं जिससे तल्खी साफ दिखती है, उसका इजहार वो कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो इंडिया गठबंधन में विधानसभा स्तर पर कम से कम एक बिखराव साफ होता दिखता है। तो ये क्या एक एडवांटेज बीजेपी को देगा, या विधानसभा की लड़ाई अलग है और लोकसभा की लड़ाई अलग होगी, और उस पर चर्चा 3 दिसंबर के बाद विपक्षी खेमा करेगा। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर आप घोषणा पत्र पर निगाह डालेंगे तो कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। कांग्रेस कहती है 2 लाख की कर्ज माफी करेंगे किसानों की, बीजेपी कहती है 12,000 रुपए सालाना देंगे। महिलाओं को कांग्रेस 1,500 रुपए महीना देने की बात कर रही है, तो बीजेपी अब 3,000 रुपए। 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट हाफ कांग्रेस कह रही है, तो 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात बीजेपी कह रही है। किसानों को लेकर यकायक बहुत प्यार स्नेह उमड़ रहा है कांग्रेस और बीजेपी में। 2,600 रुपए क्विंटल गेहूं, यहां 2,200 रुपए केंद्र में जो दाम तय किए गए हैं 2,275, वहां 2,700 रुपए दे देगी बीजेपी। तो भाई केंद्र में भी दे दीजिए। 2,500 रुपए धान खरीदेगी कांग्रेस अगर सरकार में आती है। बीजेपी ने बढ़ाकर 3,100 रुपए कर दिया है। भूपेश बघेल इसे 3,200 रुपए कह रहे हैं। मैं खरीदूंगा 2,640 रुपए पर, तो खरीद ही रहा हूं। तो देयर इज नो डिफरेंस। अब इसमें रेवड़ी यानी कि सेवा क्या है, मेवा क्या है, ये थोड़ा सा समझना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। पर सवाल ये, अब जब चुनावी प्रचार खत्म हो गया है, कौन कहां खड़ा है, ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर, खत्म प्रचार का शोर, किसमें कितना जोर, और मोदी शाह राहुल प्रियंका किसका बजा डंका। ये लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की भी है। राहुल गांधी जो कांग्रेस में एक उत्साह आया है हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद,
वो जीत का सिलसिला आगे भी बढ़ पाएगा क्या? और ये हिंदी पट्टी है, यहां डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, हालांकि हिमाचल में भी थी और कर्नाटक में भी। वो बाजी मार पाएगी क्या? चर्चा में आज देश के बड़े पत्रकार और राजनीतिक और चुनावी विश्लेषकों को मैंने न्योता दिया है। मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा 7 समंदर पार अमेरिका से जुड़ गए हैं, हमारे लिए लगातार ट्रैकर्स भी करते हैं, सर्वे करते हैं, यशवंत देशमुख। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह है मेरे साथ। पंकज शर्मा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार भी रहे हैं, बाकायदा कांग्रेस का हिस्सा भी रहे हैं। विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। यशवंत, चुनावी शोर, उसका जोर तो अब खत्म हो गया। मुद्दों में किसका जोर दिख रहा है? जोर किस बात का है सबसे ज्यादा? पहले मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे लगता है कि कुल जमा घोषणाओं और लाभार्थी योजनाओं के अलावा किसी भी किस्म का कोई जोर नहीं दिख रहा है, और अंत में सारी चीजें जो आएगी वो जोर सारा लगेगा पार्टियों का वोटर्स को निकालने में, संगठन के रूप में किस तरीके से वोटर्स को बूथ तक ले जाया जा सके। और एक बात संदीप बहुत साफ है कि उत्साह से चुनाव जीते जाते हैं, हतोत्साहित होकर के चुनाव कभी नहीं जीते जाते। अगर इस केवल एक आकलन के ऊपर हम सोचें कि पिछले 1 साल से जब से हम ट्रैकर एबीपी न्यूज के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश के केस में उत्साह जो है वो कांग्रेस का मुझे थोड़ा ज्यादा दिखता है भाजपा के समर्थकों के कंपैरिजन में। जो एक उदासीनता है, ऊब है, वो भाजपा के कैंप में ज्यादा है। उदासीनता बचाने की ऊब कवायद का भी है। प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि सामूहिक नेतृत्व में जाने का फैसला लिया गया, जबकि 18 साल से मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है। तो एक तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने शिवराज में भी दे दिया। क्या ये भी एक तस्वीर हमें दिख रही है चुनाव में? उन्होंने उसको शायद उस तरीके से रीड किया। हालांकि आंकड़ों में तो ये भी ट्रैकर में बहुत क्लियर था संदीप कि कोई शिवराज सिंह चौहान अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर है, ऐसा नहीं। उनकी पॉपुलैरिटी में देखिए, बड़ी विचित्र बात जो भाजपा की इस पूरी कवायद में रही है, वो विचित्रता ये रही है कि जिन 3 नेताओं को उन्होंने शेल्फ करने की कोशिश की इन चुनाव में, उन तीनों ही नेताओं की व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी कम नहीं, और भाजपा के कोई भी अल्टरनेटिव नेता से उनके, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजस्थान में रानी साहिबा हो, तीनों की ही पॉपुलैरिटी अपने निकटस्थ भाजपा नेता से बहुत ज्यादा रही। तो ये बड़ा दांव खेल रही है बीजेपी, क्योंकि देखिए दूरगामी परिणाम होंगे। मैं तो अमित शाह के शब्दों को फेस वैल्यू पर ले रहा हूं कि भाई एक तो हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, दूसरे प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, अगर हम मध्य प्रदेश जीतते हैं। तो ऐसे में नेताओं, ये शतरप जो हैं, आप कह रहे हैं इनकी गूंज या इनका रिप्लेसमेंट अभी दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ क्या विधानसभा तक सीमित रहेगा? संभव है उसके बियॉन्ड भी जाए, क्योंकि देखिए एक बात, जब जब हम आंकड़ों में ये बात कहते हैं कि इन नेताओं का अभी तक कोई विकल्प बीजेपी के पास में नहीं आया है, वहीं पर यह बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि भाजपा के जो भी वोट पड़ रहे हैं इन राज्यों में, वो इन नेताओं के कारण नहीं पड़ रहे हैं, वो भाजपा के अपने संगठन के कारण पड़। शायद यही उनका एक विश्वास या आत्मविश्वास केंद्रीय नेतृत्व का समझ लीजिए कि हमने नेता बनाए, यानी संगठन ने नेता बनाए हैं, तो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। उस लिहाज से शायद उनके निर्णय उस बात से प्रभावित हों। तो दोनों ही बातें साइड बाय साइड एक साथ चल रही हैं, और इस लिहाज से ये चुनाव खासा विचित्र और अलग है, अलग है। 7 सांसदों को उतार देना, 8वां मैं कैलाश विजयवर्गीय को जोड़ नहीं रहा हूं, वो महासचिव हैं, पर 7 सांसद जिनमें 3 मंत्री हैं मध्य प्रदेश में उतार देना, ये भी एक दो धारी तलवार है ना भाई। मंत्री विधायक का चुनाव हार गए तो फिर वो दोबारा सांसद तो लड़ नहीं पाएंगे, और वो जीत गए तो कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, विधायकी अगर हार गए तो सांसद का टिकट कैसे मिलेगा, और अगर विधायकी जीत गए तो सांसद का टिकट कैसे मांगेंगे? इतना ही नहीं, हाँ। दूसरी बात ये भी उतनी महत्वपूर्ण है कि जो हमारा अंतिम ट्रैकर का पोल जो रिलीज किया था हम लोग ने एबीपी पे, वो इन 7 लोगों के नाम देने के बाद में आया था, और उसमें जब हमने नंबर देखे इन 7 लोगों के नामों की भी हमने पूरी पड़ताल की, तो
सारे जो नए नाम दिए गए उनमें से किसी भी नाम के आगे आधा परसेंट, 1%, 1.5% की रेटिंग आई थी। और वो आधा, एक, डेढ़ भी अपने अपने जिलों में उनके नाम पहुंचाए गए, बोले गए, इसलिए वो आई। कहने का मतलब यह है कि जो अल्टरनेटिव फील्डिंग की गई 6 या 7 नामों की, आप 38% शिवराज सिंह चौहान का कंपेयर कीजिए वो 1.5-2% वाले से रेटिंग से, तो आपको गैप का अंदाजा लग जाएगा। हाँ, अब 3 तारीख को नतीजे वैसे अगर आए जो भाजपा के पक्ष में हो, तो बहुत हम सभी लोग मिलके इसको मानेंगे कि ये मास्टर स्ट्रोक था। हो सकता है कि उन जिलों में उन नेताओं की के समर्थकों में उत्साह आ गया हो कि हमारा नेता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और एक हारा हुआ जिला और उस जिले की सीटों पे बीजेपी सीटें जीत ले। अगर इनमें से हर नेता 2-2, 3 सीट भी जीत ले, तो भी 7-21 सीटों की हारी हुई सीटों को पलटने की कवायद भी मानी जाएगी। तो ये इफ्स एंड बट्स बहुत हैं, ये दांव खेला गया है। कन्वेंशनल विजडम और डाटा अभी तक ये कह रहा है कि इस दांव का जब तक हम लोग ने ट्रैकर दिखाया, उस समय तक उस दांव का कोई बहुत ज्यादा लाभ होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन उस ट्रैकर के रुकने और चुनाव में वोट पड़ने के बीच में अभी भी लंबा वक्त है। लंबा वक्त है। ये तो हमने बीजेपी की बात की। कांग्रेसी खेमे में कितना जोर दिखाई देता है पंकज, ये मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि एक इंडिया गठबंधन की बानगी हमने होती देखी, पर विधानसभा में वो तलखी ज्यादा सामने आ रही है, नाराजगी ज्यादा सामने आ रही है। ये अमृत मंथन का विषय अमृत बाद में आएगा, या ये माहौल थोड़ा सा विषैला हो गया है? देखिए, आप चूंकि संदीप जी मध्य प्रदेश और राजस्थान दो राज्यों की आज बात कर रहे हैं, नहीं, मध्य तो प्रदेश और दोनों छत्तीसगढ़ की राज्यों कर रहा में हूं मैं, आज राजस्थान जनता, की नहीं कर रहा हूं। हाँ, हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, चूंकि दो राज्यों की आप बात कर रहे हैं, तो इन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी भाजपा से शुरू से बढ़त में है। चूंकि जनता मध्य प्रदेश में पूरी तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हटाने का मन बना चुकी है, और छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो उपस्थिति ही नहीं है। भूपेश बघेल को कितना भी भ्रष्टाचार के आरोपों में लपेटकर तंग करने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के मतदाताओं के मन में ये बात उतरी नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितना काम हुआ है कांग्रेस की सरकार के ज़माने में, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तकरीबन जो अनुपस्थिति है, इन दोनों कारणों से मिलकर छत्तीसगढ़ में तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ये मानते थे कि उनकी सीटें 12-15 सीटें आ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मध्य प्रदेश में भी शुरू से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की बहुत बढ़त थी। अब ये सब जो बीच में थोड़ा सा मोदी जी वहां काफी रहे, अमित शाह वहां काफी रहे, 7 सांसदों को उतारा, इन सब के चलते थोड़ा सा एक माहौल बना और ये गैप थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन ये गैप इतना कम नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। मैं अभी भी मानता हूं कि कुल जो 320 सीटें हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा की, उसमें से 105-110 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेंगी दोनों राज्यों में। दोनों में 105 बता दिया। थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए, मध्य प्रदेश में कितनी, छत्तीसगढ़ में कितनी? जनता पार्टी ने, एक मिनट पंकज, मध्य प्रदेश में कितनी जीत रही है बीजेपी? आपका आकलन क्या है? देखिए जी, मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में 80 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसकी अधिकतम संभावना 84-85 सीटों की है, और छत्तीसगढ़ में 17, 18, 19 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को, इससे ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होने वाला है? आप कह रहे हैं कि लगातार ये कोशिश की गई है दाग लगाने की भूपेश बघेल पर ये सिर्फ महादेव ऐप की बात नहीं है, ये 508 करोड़ के लेन देन की बात नहीं है। सवाल तो पहले से भी उठते आ रहे हैं, और उनके बहुत करीबी आईएएस अधिकारी, उनके ओएसडीज, उनको जेल में भी जाना पड़ा है। उसमें वो शराब घोटाला भी, उसमें कोयले की रॉयल्टी का मामला भी है, कई घोटाले हैं। ये ऐसा नहीं है कि यकायक चुनाव से पहले ही ईडी सक्रिय हुई है। हाँ, दो चीजें हैं।
जो भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे और ईडी वगैरह जिस तरह से सक्रिय रही, तो छत्तीसगढ़ में लोगों ने इसको राजनीतिक उत्पीड़न के तौर पर ज्यादा लिया है, क्योंकि पिछले 8-9 साल का मोदी सरकार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसमें सारी कार्रवाइयां ईडी और सीबीआई की विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई हैं। तो भ्रष्टाचार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो जांच से पता चलेगा, लेकिन तब पता चलेगा जब जांच निष्पक्ष हो। अभी तो जांच की निष्पक्षता पर ही संदेह है। रह गई महादेव ऐप की बात, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी भीतरी कहानी जिस दिन भी असली रूप में सामने आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे, क्योंकि भारत में हर तरह के बड़े सट्टे, क्रिकेट समेत, उसका संचालन और उसका नियंत्रण दुबई और कहां-कहां की किन शक्तियों के हाथ में है, ये जांच एजेंसियों को नहीं पता है, ऐसा नहीं है। इसलिए महादेव ऐप के मामले में भी आप देखिए, सिवाय आरोप लगाने के और बातें होने के और कोई मामला सामने नहीं आया, ठोस रूप में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के जिस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं, उनमें क्या सच्चाई है नहीं है वो बात की बात है, लेकिन जरा जरा से ट्वीट पर, सोशल साइट्स पे जरा जरा सी पोस्ट पर लोगों के खिलाफ बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने वाली सरकार इतने बड़े मामले पर खामोश बैठी है। इससे भी ये साफ है कि उसके भीतर किसी न किसी तरह का अपराध मतलब बोध है। भ्रष्टाचार की जो ये लड़ाई है, वो लोग किस तरह से उसको वो इंटरनलाइज करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रदीप सिंह, यहाँ पर पंकज कह रहे हैं कि ये दोनों ही राज्यों में बीजेपी नहीं का सरकार सुरखूर बना नहीं पाएगी। आपको किन मुद्दों पर और किन राजनीतिक रणनीति का जोर ज्यादा दिखाई देता है? मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव की शुरुआत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में कांग्रेस पार्टी आगे थी। मध्य प्रदेश में उसको अच्छा खासा एज था और छत्तीसगढ़ में तो बहुत आगे थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव बढ़ा है, मध्य प्रदेश की तुलना में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ज़्यादा इम्प्रूव किया है। वो लड़ाई बड़ी क्लोज हो गई है। यशवंत तो उसको ज़्यादा विस्तार से बता सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की लड़ाई जो एक तरफा दिख रही थी शुरू में कि कांग्रेस के जीतने में कोई शक ही नहीं है, वो अब ऐसा नहीं लग रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस हारने जा रही है या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी बहुत तगड़ी टक्कर छत्तीसगढ़ में दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें मध्य प्रदेश में प्रदीप जी एक मिनट छत्तीसगढ़ का जो आप आकलन कर रहे हैं, क्या उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि ये सीधी कांग्रेस बीजेपी के बीच जो टक्कर मानी जा रही थी और कांग्रेस उसमें काफ़ी आगे दिख रही थी, दरअसल हमने दिल्ली में यहाँ बैठे बैठे जो आदिवासी पार्टी बन गई, क्रिश्चियन पार्टी हैं, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह के उम्मीदवार खास बस्तर और आदिवासी इलाके में खड़े कर दिए, तो वो जो वोटों का छितराव हुआ है, क्या उसका आकलन करके आप इस नतीजे पर पहुंच रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी पार्टियां कोई बड़ा अंतर डालने वाली हैं। किसी एकाध कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां जीत हार का मार्जिन 500, 700, 1000 वोट का हो, वो जरूर प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने वाली हैं ये छोटी पार्टियां, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये जो अंतर आया है, ये बीजेपी की लीडरशिप के रियलाइजेशन के बाद। बीजेपी की लीडरशिप ने छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया था ये मानकर कि हम जीतने वाले नहीं, लेकिन उसके बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का चार्ज लिया अमित शाह ने, उसके बाद से स्थितियां बदलना शुरू हुई। उन्होंने जिस तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त किया है, ये विश्वास दिलाया पार्टी को कि हम जीते भले नहीं, लेकिन हम बहुत अच्छी फाइट देने की स्थिति में हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति बदली है, वो बीजेपी ने अपनी ताकत को रियलाइज किया है। उसके बाद ये मानकर कि हमको लड़ना चाहिए, पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, और रमन सिंह को टिकट देना मेरा मानना है कि ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह है कि बीजेपी ने रियलाइज किया कि रमन सिंह का कोई विकल्प उनके पास है नहीं। 5 साल में कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप खड़ी नहीं कर पाए और रमन सिंह आज भी लोकप्रिय हैं। तो उसका इन सब चीज़ों का मिला जुला कर छत्तीसगढ़ में असर हुआ है। तो मतलब डैमेज कंट्रोल हो गया है या क्षत्रपों की अनदेखी? प्रदीप जी, क्षत्रपों की अनदेखी
बीजेपी को भारी पड़ सकती है, जैसा कि कर्नाटक में पड़ी। बीएस येदियुरप्पा आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उनको खुदे लाइन ही लगाए रखा गया था प्रचार के दौरान भी। अब वहां पर भी कोर्स करेक्शन हुई है, उनके बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कोर्स करेक्शन हो गई है या उसकी कोशिशें की गई, क्योंकि चेहरा तो ना रमन सिंह है और ना अभी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर। नहीं, कोर्स करेक्शन तो नहीं हुआ। देखिए, कर्नाटक में जो बीजेपी ने किया उसका तात्कालिक नुकसान उसको ज़रूर हुआ, लेकिन उसका दीर्घकालिक फायदा बीजेपी को होगा। इस तरह के जब आप कदम उठाते हैं तो तत्काल आपको बहुत बड़ा घाटा होता है। हमने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के मामले में देखा, और हमने मध्य प्रदेश में उमा भारती के मामले में देखा। इसी तरह से आप देखिए कर्नाटक में जो है येदियुरप्पा के मामले में देखिए। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी में ये जो यशवंत अभी बात कह रहे थे कि पार्टी का मानना है कि संगठन नेता बनाता है और संगठन बदल सकता है। पर ये माकूल वक्त है प्रदीप सिंह, क्या ये माकूल वक्त है ऐसी राजनीतिक रणनीति बनाने का या दूरगामी सोच को अपनाने का? बैक टू बैक चुनाव चल रहे हैं ना, अभी तो देयर इज नो ब्रीदिंग स्पेस। ये विधानसभा के खत्म होंगे, सेमीफाइनल खत्म हुआ, फाइनल मूव आए खड़ा है सामने। नहीं, देखिए, एक तो मैं ये मानता नहीं कि ये सेमीफाइनल है। इसका लोकसभा के चुनाव के नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखिए, वक्त तो ये आप तय कभी कर ही नहीं पाएंगे कि ये सही वक्त है बदलने का। जब आपको लगे कि नहीं, अब इसको और नहीं चलाया जा सकता, तभी वक्त होता है बदलने का। अगर लीडरशिप को लगता है कि अब ये हम समय आ गया है बदलने का, जैसे येदियुरप्पा के मामले में किया, ये उस समय भी सवाल उठ सकता था कि भाई चुनाव के बाद भी कर सकते थे, चुनाव में क्यों जोखिम लिया आपने? तो जोखिम लेंगे तभी आप बदलाव ला सकते हैं, तभी आप नई लीडरशिप खड़ी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर, बहुत बड़ा अगर है, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है और राजस्थान में बनती है, तो दोनों जगह लीडरशिप में चेंज आपको देखने को मिलेगा। लीडरशिप में चेंज आपको देखने को मिलेगा, ये मतलब इरिवर्सिबल उस राह पर चल पड़ी है बीजेपी, अब कोई यू टर्न नहीं लेने वाली है। लेकिन प्रदीप कह रहे हैं कि वो सेमीफाइनल नहीं मानते, अमित शाह कह रहे हैं वो तो सेमीफाइनल है कि भैया तुम जिता दो हमें, तो सरकार भी बीजेपी के मध्य प्रदेश में और प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे नरेंद्र मोदी। अमित शाह कह जरूर रहे हैं, लेकिन जो प्रदीप जी ने कहा है, मैं भी ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान मन ही मन ये मानता है कि भले ही इन चुनावों में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा न रहे, भले ही हमें चुनावों में कुछ कमज़ोर साबित हों, सरकार न बना पाएँ, या हम मुश्किल में रहें, हमारे पास नेतृत्व स्पष्ट रूप से हमारा नेतृत्व ना हो, लेकिन हम 2024 तो जीत ही जाएंगे। उसे 2019 में जो किया था उस पर बड़ा गहरा यकीन है। वो मानते हैं कि जो भी हो इन राज्यों में, अगर हम चुनाव जीत गए तो हम प्रधानमंत्री की पसंद का व्यक्ति मुख्यमंत्री की सीट पर बैठाएंगे। अगर हम नहीं चुनाव जीते, पिछली बार भी तो नहीं जीते थे, इस बार भी नहीं जीतेंगे, तो कोई खास फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन पिछली बार हम नहीं जीते थे, हम फिर जीत गए थे लोकसभा का चुनाव। इस बार भी अगर जीतने में कोई कसर रह गई तो लोकसभा का चुनाव जीतना तो हमारे लिए पहले से तय है, ये हमारा प्रारब्ध है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि लोकसभा का चुनाव जीतना हमारे लिए पहले से तय है। इन चुनावों में हमारी पार्टी का जो भी हश्र हो। तो यहाँ चेहरों की बात छोड़ देते हैं, मुद्दों का कुछ जोर दिख रहा है? कोई मुद्दा आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, कुछ डिफाइन करेगा किसी ट्रेंड को? ये जो गारंटियां हैं, इन गारंटियों ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। ये 2019 के चुनाव से पहले इन गारंटियों का कुछ महत्व होता था। 2019 के बाद में सब लोग इस मैदान में कूद पड़े हैं और सब बड़ी बड़ी गारंटियां दे रहे हैं। भाई 500 रुपए का सिलेंडर भी कांग्रेस देने की बात कर रही है, बीजेपी कहती है 450 में देंगे, बाकी देश भर में 850 में मिल रहा है सिलेंडर। मुझे नहीं लगता कि मतदाता इन गारंटियों के आधार पर वोट देंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से ये स्थिति बन गई है धीरे धीरे सभी जगहों पर कि अब गारंटियों के कोई ऐसा बड़ा मुद्दा कि जिसकी गूंज विधानसभा में भी हो और लोकसभा तक भी जारी रहे, वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या किसानी का मुद्दा। अब किसानी पर 2700 या 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने को तैयार है, तो केंद्र में दे दीजिए। जी, दोनों पार्टियां। महंगाई और बेरोजगारी का सवाल तो एक स्थायी मुद्दा है, उसको चुनाव में किस तरीके से पेश किया जाए, किस तरह प्रोसेस किया जाए, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसे मुद्दे की तलाश में है जिससे वो 2024 में, अभी से लेकर 2024 तक एक राष्ट्रवादी तूफान ला सके, जैसा राष्ट्रवादी तूफान उसने बालाकोट स्ट्राइक के बाद लाए थे, जिसमें राहुल गांधी ने एक बड़ी गारंटी दी थी, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, 72,000 क्योंकि सब रुपए, वो न्याय योजना। राष्ट्रभक्ति, हाँ, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के जोश में उसका कोई ख्याल नहीं किया गया। तो अगर नहीं, पर उसमें भरोसा एतबार की बात भी होती है। 6,000 की बात वो मान गए, 72,000 नहीं, रुपए ये की तर्क बात दिया नहीं जाता है, मानी। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि अगर बालाकोट स्ट्राइक वाला मसला नहीं होता तो मतदाता राहुल गांधी की गारंटी और मोदी की गारंटी में दोनों में फर्क करते। और अलग, मैं नहीं कह रहा हूं मोदी जी चुनाव नुकसान कर दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तब दृष्टिकोण मतदाताओं का कुछ और हो सकता था। बालाकोट स्ट्राइक के प्रभाव में मतदाताओं ने बिल्कुल एक तरफा निर्णय लिया, खासतौर से उस इलाके में जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, इसलिए भाजपा वहां पर 90% स्ट्राइक रेट ले गई। और यहां तक कि जो विपक्ष के कैचमेंट एरिया थे वहां भी भाजपा ने जैसे पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा डेंट किया, अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अभी तक भाजपा को वो मुद्दा नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन भाजपा उस मुद्दे को टटोल रही है। जिस दिन वो मुद्दा मिल जाएगा उस दिन ये गारंटी, भ्रष्टाचार वगैरह ये सब चीजें पीछे चली जाएंगी। आप किस तरह से आंक रहे हैं ये जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के, ये महज विधानसभा चुनाव हैं या ये राह दिखा रहे हैं 2024 की भी? कुछ ट्रेंड पकड़ में आ रही है आपके? संदीप जी देखिए, अभी अब लोग यहाँ पर बैठे हुए और वर्ल्ड कप चल रहा है मुंबई में। हाँ। एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया विराट कोहली ने, बनाया 50 शतक का। लेकिन आज यदि सेमीफाइनल में जो टीम नहीं जीतेगी वो फाइनल में नहीं जाएगी। हाँ। विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल कहकर हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि इन चुनावों में जो हार जाएंगे वो बिल्कुल 2024 में वही नतीजा निकलेगा। ये एक बड़ा फर्क मुंबई में हो रहे सेमीफाइनल में और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो 5 राज्यों में हो रहा है उसका फ़र्क है। एक तो बड़ा फ़र्क ये है, लेकिन इसका असर जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी असर नहीं होगा। और ख़ास तौर से इसको मैं 2018 और 2023 एक तरह से नहीं देख रहा कि यानी 2018 के चुनावों का ही नतीजा 2019 में नहीं हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है। इस बार थोड़ा माहौल फर्क है क्योंकि उस समय कांग्रेस और विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में था और वो उस फायदे को नहीं उठा पाया, गेन नहीं ले पाया जो विधानसभा चुनावों में हुआ था। लेकिन आज की तारीख में 2023 में कांग्रेस 2018 की कांग्रेस नहीं है। भले ही आज वो नहीं भी जीते, ये जरूरी नहीं कि वो तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत जाए, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं 2018 से बेहतर कांग्रेस 2023 में है। और दूसरा, वो माहौल आज नहीं दिखाई दे रहा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो 2019 में दिखाई दे रहा था या 2018 के बाद दिखाई दे रहा था। उसमें बालाकोट का जिक्र दुबे जी ने किया, वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो मैं एड ऑन फैक्टर मानता हूँ। ऐसा नहीं मानता कि वो नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, उसका थोड़ा फर्क पड़ा होगा, वो फर्क एक दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा अभी हम विधानसभा चुनावों को करें, जिस पर यशवंत जी ने भी जिक्र किया, प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, मेरे को थोड़ा सा ये समझना था यशवंत से कि भी जो आपने कहा कि विधानसभा के चुनावों में जो पार्टी के तीनों लीडर हैं, भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी हैं, वसुंधरा जी हैं और शिवराज जी हैं, वो तीनों पॉपुलर लीडर हैं। ये पार्टी भी समझती होगी, वो तो हर दिन ट्रैक करते रहते हैं, वो सुबह से शाम तक ट्रैक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनको साइडलाइन किया, तो क्या इसका मतलब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इन तीनों को हटाकर भी भारी पड़ रही है? क्योंकि ये तीनों चुनाव किसी सामूहिक नेतृत्व तो एक अहम सवाल है ये। यशवंत, आप जवाब देंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उस सवाल का मैं जवाब प्रदीप जी की बातों में थोड़ा ढूंढना चाहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी राजस्थान को मान के चल रही है कि हम जीत ही रहे हैं, और बीजेपी ने एक तरह से मान लिया था कि छत्तीसगढ़ हम हार ही रहे हैं। तो इन दो जगहों पे उन्होंने एक तरीके से अपने तरीके से निर्णय ले लिया कि चेहरा हम दें चाहे नहीं दें, एक जगह हम हारेंगे और एक जगह हम जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में एकदम से उनको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं नहीं, हम लड़ाई में हैं, इसलिए उन्होंने भागते भागते किसी तरह से डॉक्टर रमन सिंह का नाम दे दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बनती हुई चीज हमारी केवल इस कारण से बिगड़ जाए। लेकिन वो बस भागते भूत की लंगोट कह लीजिए, वो जैसा भी आप शब्द प्रयोग करना चाहें, उस लिहाज से किया। तो शायद इन दो राज्यों के निर्णय तो विजय जी मुझे लगता है कि केवल संगठन के आधार पर हम जीत जाएंगे और हम कुछ भी कर लें हम हार जाएंगे। बचा अब मध्य प्रदेश त्रिशंकु की तरह मामला अटक गया। वो ना तो राजस्थान की तरह ऑक्यूपाई सेटल हुआ, ना वो छत्तीसगढ़ की तरह सेटल हुआ।
जहां पे वो एक कदम आगे दो कदम पीछे। हम चुनाव हारे नहीं हैं, लेकिन हम जीत जाएंगे इसका हमको क्लैरिटी नहीं है। संगठन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये नेता हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये नेता बहुत पॉपुलर है और हमारे पास में दूसरा कोई नेता नहीं है। तो ये तमाम चीजें इतनी ज्यादा खिचपिच हो गई मध्य प्रदेश के केस में, जहां पर अब दरअसल सच्चाई ये है, विजय जी आपने बहुत सही जगह पे उस चीज को पकड़ा है कि ये चुनाव दरअसल नेताओं का चुनाव हम कितना भी समझें, अंत में बीजेपी और संघ केवल और केवल संगठन के नाते ही लड़ना और जीतना चाहेगा। संघ भी कहीं से भी किसी भी नेता को, चाहे कोई भी नेता हो, मैं बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं, इस बात का की गलतफहमी और खुशफहमी नहीं होने देना चाहता कि ये चुनाव आपके भरोसे हम जीतें। ये संगठन का एक दबदबा, इच्छा रही है। हालांकि केंद्र के केस में वो इच्छा को नहीं कर दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहां पे एक ही नाम के सहारे चुनाव बीजेपी जीती है। इसको चाहे संघ माने, चाहे भाजपा माने, चाहे ना माने, ये एक सत्य है, अंतिम सत्य है। लेकिन राज्यों के केस में मुझे लगता है अभी भी संगठन शायद कोशिश कर रहा है कि हम अपने भरोसे जीतें, और उस कोशिश में और उसमें लंबी लड़ाई में कर्नाटक की तरीके का वो निर्णय नहीं ले पाए। कर्नाटक में जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं उनकी बात से 200% सहमत हूं कि उन्होंने एक रिस्क लेकर के निर्णय लिया, और मैं आपको यह लिखित तौर पे दे सकता हूं कि उसका फायदा 5 साल बाद उनको मिलेगा, क्योंकि एक वोक्कालिगा वोट्स के चक्कर में उन्होंने जेडीएस तक से दोबारा हाथ मिलाया। लोकसभा में आपको उसका असर दिखेगा। तो हारे या जीतें, रिस्क तो लें। रिस्क लिया जा रहा है, पर वो रिस्क बैकफायर भी कर सकता है। पर कांग्रेस की अगर बात करें, जो आपने कहा कांग्रेस वो 2018-19 वाली, ये कांग्रेस नहीं है। 18 में तो खैर इन 3 राज्यों में वो जीत ही गई थी, पर 19 वाली कांग्रेस नहीं है। तो यहां पर अगर कांग्रेस के पक्ष में ये चुनाव जाते दिखते हैं, कांग्रेस के लिए इसके संकेत क्या होंगे? राहुल का रुतबा, जो राहुल का वो पप्पुआइजेशन प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हुआ भारत जोड़ो में, वो ताकत और बढ़ेगी, और इसका इंडिया के लिए क्या संकेत और संदेश होगा? देखिए, राहुल का जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो तो अब खत्म हो गई है इमेज ही। हाँ। और वो एक गंभीर नेता के तौर पर भी निकल कर आए हैं और पार्टी को मजबूती दी। बल्कि मैं समझ रहा हूँ ये जो ड्यूओ हुआ है ना, खरगे साहब का और राहुल का, ये अच्छी कदमताल हुई है, और उससे कांग्रेस को लगातार फायदा हो रहा है। चुनाव नतीजे क्या होंगे, लेकिन कांग्रेस जरूर एक्टिव हो गई है। कांग्रेस के संगठन के तौर पर बड़ा काम हुआ है। इंडिया के क्या मायने, लेकिन इंडिया के लिए क्या मायने होंगे? इंडिया के लिए मुश्किल वाला काम है। अब इंडिया को, जो अखिलेश जी हैं, जो आपने तंज कहा था, तंज के आप तो तलखी पर आ गए हैं। अब इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। चैलेंजर के तौर पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि उसको लीड करने से वो इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दे सकता है। अगर वो कांग्रेस को चैलेंजर के तौर पर लेंगे कि कांग्रेस से पहले लड़ना है, मोदी के बजाय कांग्रेस से लड़ना है, तो बड़ा नुकसान होगा। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है तो शायद कुछ बड़ा फायदा हो सकता है। एक चीज मैं छत्तीसगढ़ पर समझना चाहता हूं, प्रदीप जी भी हैं, कि मैं, आपको भी याद हो, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल लीडर है, वो शुरुआत से कह रहा था कि हम बहुत खराब स्थिति में नहीं हैं, शुरुआती दौर से, जब से छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप को लगा था कि वो हार गए, और इसलिए मुझे आज भी लग रहा है कि वो 25 से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर हो सकती है। और राजस्थान को, जितना राजस्थान को मैं समझता हूं, राजस्थान तो संगठन का राज्य है, भारतीय जनता पार्टी में वहां नेता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि वहां पर ठीक से वो डील करते तो बहुत क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां जीत सकती थी। और लेकिन आज भी अपर हैंड है, आज भी अपर हैंड है। अब शिवराज जी का मुझे नहीं पता कि किस तरह से फैसला किया गया, क्या किन कारणों से किया गया, लेकिन यदि आप रिजेक्ट कर देंगे अपने लीडर को, तो फिर वो, मैं आपसे सवाल समझता हूं, यदि मैं आपका लीडर को आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने मान लिया कि इनके भरोसे नहीं जीत सकते, तो फिर मैं क्यों वोट दूं? मैं वही तो, नो कॉन्फिडेंस जी केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान में दिखा दिया, तो फिर ये बड़ा भारी संकेत आप दे रहे हैं वहां पर, लोगों को भी, पार्टी को भी, संगठन को भी। पर पंकज, अगर हम दूसरे पक्ष की भी बात करें, कांग्रेस की मजबूती, और आप ताल ठोक रहे हैं कि आराम से जीतने वाली है कांग्रेस वहां पर लड़ाई वही, फिर फाइनल की भी बात की जाए, उसमें राह और पथरीली हो जाएगी। मतलब जिस तरह के बयानबाजी हो रही है, आपने भी ट्वीट किया है, मैं तो खैर ट्विटर पर हूं नहीं, कोई ऊल जलूल कह रहा है, कोई लफंगा कह रहा है, कोई अखिलेश वखिलेश कह रहा है। मतलब जिस तरह की भाषा
कांग्रेस में भी और इंडिया खेमे में सुनाई देने को पड़ रही है वो कुछ सुरीली तो नहीं है। देखिए, ये तो सच है कि इंडिया समूह के जितने भी राजनीतिक दल हैं और उनके जितने भी राजनीतिक नेता हैं, उनके सामने अगले 5-7 महीने बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेने का ये समय है। विधानसभा के ये जो चुनाव हैं, इनके बाद जब लोकसभा के चुनाव आएंगे, 5 राज्यों के जो चुनाव नतीजे आएंगे, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए इतने बेहतर होने वाले हैं कि उससे इंडिया समूह को अपने आप एक ऊर्जा मिलेगी। तो अगर ये थोड़े से संतुलन से, आपसी तालमेल से काम लेंगे, तो 2024 की लड़ाई में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को स्पष्ट बहुमत से नीचे ला सकते हैं। ये मेरी स्पष्ट मान्यता है, क्योंकि ना आज तक कोई संयोजक बना, ना वो साझा रैलियां हुई, ना वो कोई सचिवालय बना। ये थोड़ी देरी नहीं हो रही और सीटों का बंटवारा तो बहुत दूर की कौड़ी लग रहा है अभी। एंड टाइम इज ऑब्वियसली रनिंग आउट, इजंट इट? मेरे ख्याल से 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद, जब 10-12 दिसंबर तक सारे प्रदेशों में सरकारें बन जाएंगी, तो उसके बाद 15 दिसंबर से इस दिशा में बड़ी तेजी से काम शुरू होगा और ये आपस के थोड़े बहुत जो मनमुटाव हैं, थोड़ा बहुत जो आपस में कंफ्यूजन है, ये भी दूर हो जाएगा। 3 दिसंबर के नतीजे आने वाली लड़ाई का खाका खींच देंगी क्या प्रदीप सिंह? 24 की लड़ाई का खाका? नहीं, देखिए, पहले तो मैं विजय जी की बात से असहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी 18 की तुलना में मजबूत हो गई है। 2018 आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को 2017 दिसंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था और लीडरशिप को लेकर बिल्कुल क्लियर थी, कांग्रेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं था और राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, इसमें कोई शक नहीं था। इस समय ये स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है राहुल गांधी, कोई पद नहीं है, उनको प्रधानमंत्री के रूप में पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, इसका कोई संकेत नहीं दे रही, बल्कि समय समय पर कहती रहती है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में पेश नहीं करेंगे। एक बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात असली नैरेटिव की है। अब आप देखिए, हम लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, चुनाव इतने दिन चला, राहुल गांधी के भाषण देखिए, 2 मुद्दे प्रोमिनेंट होते हैं, एक अडानी और दूसरा कास्ट सेंसस। हम लोगों ने इन दोनों मुद्दों का नाम भी नहीं लिया। जनता में कोई रेजोनेंस नहीं है इन मुद्दों की। 24 में कास्ट सेंसस का असर होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन अभी कम से कम इन चुनावों में इस मुद्दे का कोई असर देखने को नहीं मिला है। तो अगर देखिए, कोई भी मुद्दा प्रभावी तब होता है जब आप उसको जनता के बीच में ले जाते हैं, जनता में गूंज होनी चाहिए। बिल्कुल, उनको जो है आई कांट एग्री विद यू मोर। जनता में गूंज सुनाई दे रही है क्या? मैं यही शुरू से मैं सबसे आपसे यही सवाल इसीलिए पूछा। आपकी बात का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूं। जनता में किसी एक मुद्दे की बड़ी गूंज नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि 2017 और उसके बाद 18 का चुनाव और उसके बाद की जो कांग्रेस थी और राहुल गांधी थे, वो मुगालते की शिकार कांग्रेस थी, मुगालते के शिकार राहुल गांधी थे। वो ये मान बैठे थे कि वो अकेले दम पर मोदी सरकार को परास्त कर सकते हैं, मोदी से चुनाव जीत सकते हैं। इस बार कम से कम उनके दिमाग में ये स्पष्टता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते, हमें विपक्ष की एकता करनी पड़ेगी। और ये प्रक्रिया पिछले 13-14 महीने में, मैं ये मानता हूं कि ये पंचमुखी कांग्रेस की एक योजना है। इसके ऊपर मैंने लिखा भी है और जगह जगह मैंने बोला भी है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर विपक्ष की एकता तक, जातिगत जनगणना, ओबीसी के ऊपर फोकस, सूबेदारों को प्राथमिकता देना, उनके ऊपर भरोसा करना, ये कांग्रेस की एक सुचिंतित योजना है जो उसने 13-14 महीने में धीरे धीरे करके जमीन पर उतारी है। इसके परिणाम क्या निकले मैं नहीं कह रहा हूं, सारे परिणाम सही निकलेंगे, बड़ी लड़ाई लेकिन एक योजना है उसके पास। ये योजना है तो बड़ी लड़ाई की तैयारी है, उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि विधानसभा में ये किस तरह से उतरती दिख रही है। चेहरे बड़े होंगे, सामूहिक नेतृत्व होगा, या मुद्दा कौन सा जोर पकड़ेगा, ये तो खैर जनता जनार्दन ही तय करेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता क्या राय दे रही है वो आपसे साझा करूंगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार का शोर तो खत्म हो गया है, किसमें कितना जोर है इसी की था लेने की हम कोशिश कर रहे थे। देवेंद्र प्रताप सिंह हैं जौनपुर यूपी के, वो कह रहे हैं बीजेपी के लिए सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना गलत साबित हो सकता है।
जबकि एक और दर्शक हैं राजेश मदान, दिल्ली वासी हैं, वो कहते हैं जब तक इंडिया गठबंधन में तालमेल नहीं तब तक 2024 दूर की कौड़ी है। तो आने वाला वक्त तो बहुत दिलचस्प है ही, उसे ट्रैक करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।